सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जे आर बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब आज की क्लास जो है वो है बेसिक मैथ्स। आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया पशु परिचर, उसके लिए क्लास है और वो मैथ्स की क्लास है, ठीक है ना। तो इसमें आज का अपना पहला चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति, और ये सिर्फ क्लास मैथ्स की, ना कि पशु परिचर के लिए। जबकि राजस्थान में जितने भी वैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षा जो हो रही है, उन सभी में ये क्लास बहुत काम की है ना। अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और ये क्लास हर स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही ये क्लास तीसरी से 10वीं तक की कक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि संख्या पद्धति में कितने प्रकार की संख्याएं हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब संख्याओं का वर्गीकरण की अगर बात करें तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं होती है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके जब दो भाग करते हैं तो एक तो होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या, है ना, इमेजिनरी नंबर। और ये वास्तविक संख्या नहीं, रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, ठीक है। लेकिन काल्पनिक संख्या इस प्रकार की होती है, जैसे 3 + √3 आयोटा/2, इस प्रकार से इसको आयोटा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला भाग इसका जो होता है वो वास्तविक होता है, और ये आयोटा वाला भाग जो होता है वो काल्पनिक भाग होता है। कैसा भाग होता है? काल्पनिक, ये काल्पनिक भाग होता है। तो अपने सिलेबस में काल्पनिक संख्या तो किसी के नहीं है, ना तो 3 से 10 तक लगा के, और ना ही राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में है, ठीक है ना। तो हम तो पढ़ेंगे सीधा वास्तविक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं तो वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ जाती है। उसमें कौन कौन सी आती है? तो वास्तविक संख्या के अंदर आ जाती है, जैसे एक तो परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। अब ये नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपको सुनना पड़ेगा ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अब आपने पढ़ा होगा या तो कि परिमेय संख्या क्या होती है ना। पहली बात तो ये कि मैथ जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड है नहीं, बहुत इजी है। लेकिन इनको फिर सर पे चढ़ा के रखा, हमें तो गणित आती नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। परिमेय संख्या, अब सबने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि किसी भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये नीचे वाली, यानी इसको अगर साधारण भाषा में कहे तो किसी भी संख्या को अगर बट्टा के रूप में लिखा जाता है, बट्टा के रूप में, या कह सकते हैं भिन्न के रूप में, अगर किसी संख्या को बट्टा के रूप में या भिन्न के रूप में P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी संख्या का मतलब Q का मान अगर 0 होगा, ऊपर प्ले कोई भी संख्या हो, ऊपर वाला है, इसको भिन्न पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा अंश, और नीचे वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हर। अब हर का मान Q 0 का मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे हर का मान 0 होगा, 0 का भाग 1 में देंगे तो 0 का तो पहाड़ा ही नहीं, है ना। तो इसका मान इन्फिनिटी आता है, यानी अनंत आता है। जब मान अनंत आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। मान अनंत आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो फिर अपरिमेय संख्या में चली जाएगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को बट्टा के रूप में, P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए लिखा जाता है, तो वो परिमेय संख्या है। उदाहरण के लिए 2/3,
एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 4/7 कोई भी इस प्रकार बट्टा में किसी भी संख्या को अगर कहे कि दो एक परिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है। बोले कैसे, ये तो बट्टा में है ही नहीं, तो इसके नीचे बट्टा ही कर लेते थे, ये भी परिमेय संख्या। कभी कभी ऐसा इजी क्वेश्चन देते थे कि क्या 2 परिमेय संख्या या क्या 5 परिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल, अगर उसके नीचे बट्टा 1 लगा के हम उसको बट्टा में बना सकते हैं तो वो परिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या के अंदर नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब इसमें एक तो पाई आता है जिसका नाम मान 3.14665 ऐसा डैश डैश ऐसा आता है, एक ई पाई और ई, ये अपरिमेय संख्या है। साथ में जिसका मान निश्चित नहीं होता। अब √3 का भी मान आता है, ठीक है, निश्चित मान नहीं है, फिक्स मान नहीं है, निश्चित मान नहीं है, ठीक है ना, फिक्स कोई मान नहीं है इसका, ठीक है। और √5 है, ठीक है, इसका भी कोई फिक्स नहीं है, मतलब नो फिक्स लिख सकते हैं, है ना। तो जिनका मान निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, वो सारी अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर कहे कि 22/7, जैसे आपने पढ़ा होगा पाई को, है ना, पाई को 22/7 लिखते हैं गणित में, कई बार देखा होगा। पाई का मान 180 भी पढ़ा जाता है कोणों के रूप में, 180 डिग्री, ठीक है ना। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको बट्टा में लिखा जा रहा है। ये इसका एग्जिस्ट मान नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बराबर मान लिया जाता है। अब आगे बात कर, इतना समझ में आ गया ना। अब परिमेय संख्याओं के अंदर भी अलग अलग भाग है, इसको यहाँ समझ लेते हैं। अब परिमेय संख्या के अंदर भी भाग है, ये संख्याओं का वर्गीकरण है। परिमेय संख्या के जो भाग हैं वो 2 प्रकार के हैं। अब संख्याओं को जो लिखा जाएगा, ठीक है ना, उसमें एक तो दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, और एक सिंपल साधारण सी संख्या है, साधारण लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब दशमलव बड़ी संख्या यानी पॉइंटों में, जैसे 0.732 डैश डैश इस प्रकार के। अब दशमलव के अंदर भी भाग है, अलग अलग है। ऐसे चलेंगे तो आगे से आगे लंबा चौड़ा ये संख्या का वर्गीकरण है। अब दशमलव के अंदर भी है, एक तो शांत है, एक अशांत है, ठीक है ना। आपको बेसिक सा समझना है, ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो शांत का मतलब होता है कि अगर किसी भी संख्या में, मान लो कोई भी संख्या मान लो, जैसे 5/2 हम भाग दे रहे, भाग दिया, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 1 0.5 और फिर भाग हो गया खत्म, है ना। तो जब भाग खत्म हो जाता है, भाग क्या हो जाता है, भाग खत्म हो जाता है, तो वो संख्या कैसी है, दशमलव में शांत है। कैसी है, शांत है। लेकिन अगर भाग खत्म नहीं होता है, भाग खत्म नहीं होता है, इसमें भाग खत्म नहीं होता है, भाग खत्म नहीं होता है, ठीक है, भाग खत्म नहीं होता है, ऐसे चलते ही जाता है, 0.345 3 4 5 ऐसे ऐसे ये चलते ही जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। या और भी कुछ मान लो 0.1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी 7 2 3 ऐसे चलता रहता है, तो वो अशांत है, मतलब वो शांत नहीं हो रहा। अब अशांत के अंदर भी इसका वर्गीकरण करते हैं तो 2 प्रकार से होता है। एक तो आवर्ती होता है, आवर्ती या पुनरावर्ती, एक अनावर्ती होता है। क्या होता है, अनावर्ती। बोले सर ये क्या, इतना डीप कुछ नहीं है। आवर्ती का मतलब जिनकी आवर्ती होती है, एक ही संख्या बार बार आ रही है, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, एक ही संख्या जैसे 0.3333 ऐसे, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये 3 बार बार आ रहा है तो इसको ऐसे लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये बार बार आ रही थी, आवर्ती है। जबकि अनावर्ती में क्या होता है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होके कुछ और ही आता, लेकिन भाग शांत नहीं है, आता कुछ भी है लेकिन आता ही रहता है, तो है तो अशांत, इसमें अनावर्ती ना। मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आगे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए है,
है ना, ये बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल है। आपको सिर्फ समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इनको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कैसा कैसा इनको याद रखना है, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं संख्याओं की, तो संख्याओं में एक आपने नाम सुना होगा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ये सबके काम की है ना, ये सबके काम की कि क्या होती है नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या साथ ऐसा है कि 1, 2, 3 से लगाकर इन्फिनिटिव यानी अनंत तक, जिसकी कोई गिनती नहीं है, 1 से लगाकर अनंत तक सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। कहाँ से? 1 से लगाकर अनंत तक सारी संख्याएं कैसे कहलाती हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है। अब प्राकृत संख्या में सारी संख्याएं आ गई, ठीक है। दूसरा इसमें पूर्ण संख्या। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इसको n से प्रदर्शित करता है, ठीक है। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। इसका वर्गीकरण देके संख्या होगा तो लंबा चौड़ा है, होल नंबर, ठीक है ना। होल यानी पूरा, तो पूर्ण का मतलब पूरा, यानी कुछ भी जो भी बचा है वो भी सारा इसमें डाल दो। तो 1 से अनंत तक तो ले लिया था, अब बचा क्या अपने पास? कि सर कुछ नहीं बचा, नहीं कुछ नहीं बचा है ना। अब इसमें 1 से लगाकर अनंत तक संख्या आ गई, लेकिन 0 नहीं आया, तो 0, 1, 2, 3 डैश डैश कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक, है ना। 0 से लगाकर अनंत तक सारी संख्या है वो क्या कहलाती? पूर्ण संख्या है, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है, इसमें 1 से स्टार्ट है जबकि इसमें 0 से। अब 0 से स्टार्ट किसमें करना है? जो पूर्ण आ जाता है। पूर्ण का मतलब सारी आ गई, पूर्ण हो गया, काम परफेक्ट हो गया, अब तो कुछ बची नहीं, तो उसमें 0 आएगा, है ना। ना तो पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। ऐसे नोट लिख सकते हैं, पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है, 0 शामिल होता है, जबकि प्राकृत संख्या में, जबकि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता, 0 शामिल नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 3 पे पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक, इंटीग्रे, है ना। इसको z से दर्शाते हैं, z से व्यक्त करते हैं, इंटीग्रल, ठीक है ना। पूर्णांक में क्या आता है? तो पूर्णांक में देखो साथियों, संख्या रेखा आपने पढ़ा होगा, है ना। मैं यहाँ समझा लेता हूँ। यहाँ बीच में होता है 0, इधर प्लस में संख्या होती है 1, 2, 3, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटिव यानी अनंत, प्लस का अनंत, ठीक है। इधर होती है -1, -2, यहाँ पे डैश डैश करके यहाँ माइनस इन्फिनिटिव यानी अनंत, ठीक है ना। तो जिसमें सभी धनात्मक संख्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं। फिर ये क्या बच गया? ये क्या है? शून्य, ठीक है ना। ये सारे क्या है? सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना। तो मतलब पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं यानी +1 से लगाकर अनंत तक, है ना, शून्य, और सभी ऋणात्मक संख्या यानी सारी माइनस वाली, सारी प्लस वाली, सारी माइनस वाली और 0। कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव सारी, पॉजिटिव सारी और 0, ठीक है। सभी संख्याएं पूर्णांक के अंदर आ जाती है, ठीक है। पूर्णांक समझ में आ गया? सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य सब आ जाता है पूर्णांक में,
ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ लिया आपने, परिमेय अपरिमेय पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो आगे, अगर आगे इनका डिवाइड करते हैं तो इनमें से प्राकृत संख्या से ही निकलता है, क्या निकलता है, एक तो अभाज्य संख्या, क्या निकलता है, अभाज्य संख्या, नाम सुना आपने, अभाज्य संख्या। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं मैं। अभाज्य संख्या में क्या होता है, स्वयं का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है, दूसरे एक का भाग जाता है, एक का भाग जाता है, ठीक है ना। यानी किसी भी संख्या में उसका स्वयं का भाग जाता है, यानी खुद का भाग जाता है, इसके अलावा एक का भाग जाता है, ठीक है। इन दो के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है मित्रों दो, क्या है, दो। देखो दो में किसका भाग जाता है, दो में दो का खुद का जाता है, ये स्वयं का जाता है, ठीक है। दो में एक का भाग जाता है, ठीक है। क्या इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है क्या, आप कहेंगे नहीं जाता, है ना। इसलिए दो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार तीन है, तीन में तीन का जाता है, एक का जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो तीन भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 ऐसे, ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। आगे बात करते हैं तो गुरुजी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, भाज्य संख्या में स्वयं का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर एक का भाग जाता है, एक का भाग जाता है। तीसरा अन्य संख्या का भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग जाता है, ठीक है, अन्य संख्या का भाग जाता है। जब तीनों कंडीशन होती है पूरी तो भाज्य संख्या है। कैसे, मान लो 4 है, तो 4 में देखो साथियों इसका खुद का 4 का भाग जा रहा है, एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है, कहाँ सर जाता है, किसका जाता है, 2 का। तो जब 2 के अलावा किसी और संख्या, तीसरी संख्या का भी भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या है। कैसे संख्या, भाज्य संख्या। अब इसके अलावा 9 ले लो, 9 में देखो 9 में एक का भाग जाता है, 9 का खुद का जाता है, 3 का जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मतलब ऐसी संख्या जिनमें खुद का, एक का, इनके अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या, अगर नहीं जाता है तो अभाज्य संख्या, है ना। अब फिर भी बोले कि सर फिर भी कंफ्यूजन रहता है, तो कुछ नहीं करना, इसमें कितने वर्ण है, आधा है उसको एक मान ही लो, तो 1 2 और 3 वर्ण है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 3 कंडीशन वाला यही है ना, जिसमें 3 शर्तें पूरी हो जाएगी वो भाज्य संख्या है, और 3 इसमें ही होगी, ठीक है ना। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि 2 तो भाई ये तो सम संख्या, ये भाज्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या लिखेंगे, स्पेशल, स्पेशल क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, ये स्पेशल है, अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। जल्दबाजी में कई सारे लोग लिख लेते हैं 2 तो भाज्य संख्या है, ठीक है, 2 भाज्य संख्या नहीं है। दूसरी 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। कैसे,
क्योंकि दो एक सम संख्या है, दो एक सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। दो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है कि एक जो है, कई बार पूछा जाता है ना, एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य, और न ही अभाज्य। ये रीट में भी पूछा था, अभाज्य है, ठीक है ना। यानी एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। भाज्य अभाज्य समझ में आ गया? एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा, है ना, पहचानना। हाँ, ये भी है कि अभाज्य संख्या कितनी है, भाज्य संख्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न अगर पता चल जाए बेसिक तो हम निकाल के भी देख सकते हैं कि कितनी है भाई, ठीक है। आगे चलते। भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। अब आपने एक और नाम सुना होगा, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। बोलेंगे सर ये क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी मसप बराबर एक हो, है ना। ऐसे लिख लो, मसप एक हो। ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका मसप एक हो, ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 और 3, इनका मसप निकालेंगे तो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। जैसे 4 और 5, इनका भी मसप 1 होता है, ठीक है। अब इसमें ये भाज्य संख्या भी है, तो इसमें ऐसा जरूर नहीं है कि अभाज्य संख्या ही हो दोनों, ठीक है ना, भाज्य भी हो सकती है। तो यहाँ लिख लेते हैं नोट। भाज्य संख्या भी शामिल हो सकती हैं, ठीक है। अब आगे है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर यानी युग्म भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो। दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो? 2 हो। कैसे? जैसे 3 और 5, 5 और 7, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हो गई, युग्म भाज्य संख्या हो गई ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। और कौन सी संख्या है? सॉरी, ट्विन प्राइम नंबर यानी युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है ना। युग्म अभाज्य संख्या यानी दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो, तो ये दोनों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 है। आगे एक और संख्या है कि सम संख्या है। कौन सी संख्या? सम संख्या। तो जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो,
तो वे सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। एक और परिभाषा है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है ना। अब कभी कभी बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर भाज्य संख्या को पूछे तो जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो भाज्य संख्या, ऐसा नहीं है। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या है। भाज्य संख्या और सम संख्या को कोई आपस में कनेक्शन नहीं है ऐसा, ठीक है, सम संख्या है। तो कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 482 है, तो अपन देखते ही बता लेंगे पीछे वाला अंक देख के 2 यानी है सम संख्या, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। आगे हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम, ठीक है ना। इसके बाद में विषम संख्या, कौन सी संख्या, विषम संख्या। इसमें लेकिन जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, भाग नहीं जाता है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं जिनके अंत में, जिन संख्याओं के अंत में पीछे 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे विषम संख्या कहलाती है, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और क्या है इस चैप्टर में, और वैसे बहुत सारा है लेकिन उसमें देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। एक है अंकीय मान। क्या है अंकीय मान? कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सीधा आ जाता है। अंकीय मान, शुद्ध मान या जातीय मान, सभी क्लास में आता है और प्रतियोगी परीक्षा में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अंकीय मान, शुद्ध मान या जातीय मान, ये क्या होता है? अंकीय मान, शुद्ध मान या जातीय मान उस संख्या का वही अंक होता है ना, संख्या का वही अंक होता है, वही अंक होता है, अंक होता है। कैसे? मान लो कहे कि 946 में 4 का अंकीय मान, जातीय मान, शुद्ध मान क्या है? अंकीय मान या जातीय मान क्या है? तो 4 है। 4 में 4 है, 6 का 6, 9 का 9 है। तो किसी भी संख्या में अंकीय मान, शुद्ध मान या जातीय मान संख्या का वही अंक होता है, सेम अंक होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। फिर स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान, स्थानीय मान उस स्थान है ना, तो हो जाएगा अंक, सीधा बता रहा हूं, अंक प्लस शेष जितनी संख्या है उतने शून्य। ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला है। अंक प्लस शेष जितनी संख्या है उतने शून्य, यानी 0 लगाना है, ठीक है ना। मान लो ऐसा कहे कि मैं 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान बराबर, तो अंक कौन है? 9 का पूछा, तो लगाओ 9। शेष जितनी संख्या है, कितनी संख्या? 1, 2, 3, तो 3 क्या लगाने? शून्य, 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे अब 4 का पूछेंगे तो 4 लगाएंगे, पीछे कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है ना। 2 है तो 2 के पीछे कोई अंक है नहीं, तो 2 का 2 ही रहेगा। अंतिम संख्या का स्थानीय मान वही होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, नोट ये कि 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, 0 का स्थानीय मान बराबर 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, भले वो 0 दूसरे नंबर पे आ जाए, तीसरे नंबर पे आ जाए या कहीं पर भी आ जाए, है ना। पीछे वाला जो अंक होता है वो एक ही अंक होता है। क्या होता है? एक ही अंक। तो कहीं पर भी आए, यहाँ आए, यहाँ आए या यहाँ आए, कहीं पर भी आए, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो साथियों, ये आज की पहली क्लास थी बेसिक मैथ्स की संख्या पद्धति, और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आए
तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।